नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गोयल है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ द हेल्दी माइंड क्लिनिक नई दिल्ली में। आज इस वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी के कारणों के बारे में, साथ ही साथ ओसीडी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक आम मानसिक समस्या है जिसमें मरीज को बार बार कुछ विचार आने लगते हैं मन में, साथ ही साथ कुछ ऐसे बिहेवियर या कुछ एक्शंस हैं जो मरीज बार बार करता है। ओसीडी के कारणों में सबसे पहला कारण है हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल्स होते हैं, उनके बदलाव के कारण ओसीडी हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के बदलाव या डिसरेगुलेशन के कारण ओसीडी हो सकता है। ओसीडी की ट्रीटमेंट में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इस सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिससे ओसीडी की बीमारी में आराम आता है। दूसरा कारण है हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में चेंजेस या बदलाव के कारण ओसीडी हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी सर्किट है कॉर्टिकोस्ट्राइटल थैलेमिको कॉर्टिकल सर्किट यानी कि CSTC सर्किट। जैसा हमें नाम से पता चलता है, ये सर्किट हमारे दिमाग के कॉर्टेक्स से शुरू होकर स्ट्राइटम तक जाता है, फिर थैलेमस तक जाता है और वापस कॉर्टेक्स पे ख़त्म होता है। इस सर्किट में बदलाव के कारण ओसीडी हो सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को ओसीडी है उनका जब पेट स्कैन किया गया तो इस सर्किट के कुछ एरियाज जैसे कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, काउडेट, थैलेमस, ऐसे हिस्सों में उनकी एक्टिविटीज़ में बदलाव देखे गए, यानी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई, जैसे मेटाबॉलिज्म, ब्लड फ्लो। इन्हीं पेशेंट्स पे जब ट्रीटमेंट किया गया मेडिसिन से, थेरेपी से, तो इन बदलावों में वापस चेंजेस देखे गए, वापस रिवर्स चेंजेस देखे गए। तो दूसरा कारण है हमारे कुछ हिस्सों में दिमाग के चेंजेस होने के कारण ओसीडी हो सकता है। अगला कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। ऐसा देखा गया है कि जिसको ओसीडी है उसके नज़दीकी रिश्तेदारों में ओसीडी होने का रिस्क 3 से 5 गुना ज़्यादा है सामान्य पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओसीडी होने में, पर ज़रूरी नहीं कि ओसीडी के रिलेटिव्स में ओसीडी ज़रूर हो। फोर्थ कारण है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मरीज के इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होने के कारण भी ओसीडी हो सकता है, जैसे फैमिली में कोई स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस है, और ऐसे कुछ कारणों से भी ओसीडी हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मिश्रण से भी ओसीडी हो सकता है। अगला कारण है इन्फेक्शन। कुछ केसेस, मतलब कुछ कम प्रतिशत केसों में, खासकर बच्चों में, ऐसा देखा गया है कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन से भी ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे गला खराब होना, बुखार आना। माना जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती है जो दिमाग के कुछ एरियाज़ जैसे कि बेसल गैंग्लिया पर असर करती हैं और इससे ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन से होने वाले ओसीडी को नाम दिया गया है पैंडाज, यानी कि पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस। तो दोस्तों, ये कुछ कारण या फैक्टर्स थे जिससे कि ओसीडी की बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। कॉमनली हम 2 तरीकों से ओसीडी का इलाज करते हैं। पहला है मेडिसिन्स यानी कि दवाइयों के ज़रिए। जैसा हमने डिस्कस किया था कि ओसीडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जिसकी मात्रा कम हो जाती है। हम कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। इसमें सबसे कॉमन ग्रुप मेडिसिन्स का है SSRI यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इन दवाइयों को असर करने में समय लगता है। ऐसा देखा गया है कि
4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं इन दवाइयों का असर दिखने में, और जनरली हम कहते हैं 8 से 16 हफ्तों में दवाइयों का पूरा असर दिखाई देता है। हम पेशेंट से ये डिस्कस करते हैं जब भी मेडिसिन शुरू करते हैं कि इन दवाइयों को असर करने में समय लगेगा। कभी कभी पेशेंट सोचते हैं कि हमें 5 दिन में या 10 दिन में आराम नहीं आ रहा तो शायद दवाई ठीक नहीं है, पर यह इसलिए भी है क्योंकि इन दवाइयों को समय लगता है। ओसीडी में इन दवाइयों की डोज भी कभी कभी ज़्यादा देनी पड़ती है, इसीलिए हम डोज को ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाते हैं। मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में लोग कभी कभी बहुत चिंता करते हैं, पर ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते भी हैं तो वो मैनेजेबल होते हैं। ओसीडी में जब मेडिसिन से आराम आ जाता है तो काफ़ी बार पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ खुद ही कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। पर ये जानना ज़रूरी है कि आराम आने के बाद भी 1 से 2 साल तक मेडिसिन चलती हैं, नहीं तो सिम्टम्स रिलैप्स होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी अगर एक मेडिसिन से कम या बिल्कुल आराम नहीं आता तो हम मेडिसिन चेंज कर देते हैं या फिर कोई और मेडिसिन भी ऐड करते हैं। जो भी चेंजेस करते हैं हम मरीज़ से डिस्कस करते हैं, और गोल होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कम से कम हो जाएं और ओसीडी की परेशानी या ओसीडी से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मरीज़ के कम हो सकें। दूसरा कॉमन तरीका है ओसीडी के इलाज का साइकोथेरेपी। इसे आम भाषा में हम काउंसलिंग या फिर टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें मरीज़ के साथ हम स्ट्रक्चर्ड सेशंस लेते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक कॉमन टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं ओसीडी में उसे कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी कि ERP। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हम मरीज़ को एंजाइटी करने वाली सिचुएशन से एक्सपोज करते हैं। एक हायरार्की या एक लिस्ट बनाते हैं पेशेंट से डिस्कस करके, जैसे कि 1 से 10 तक हमने लिस्ट बनाई। 1 मतलब सबसे कम एंजाइटी वाली सिचुएशन और 10 मतलब सबसे ज़्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन। एक एक कर कर हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। पेशेंट को होने वाली कंपल्सिव रिस्पॉन्स को रोकते हैं, यानी कि हम उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं। कॉमनली 12 से 20 सेशंस लेते हैं हम एक पेशेंट के लिए, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। शुरू के सेशंस में गैप थोड़ा कम होता है, जैसे कि हम हफ्ते में 2 या 3 बार पेशेंट से बात करते हैं, और जैसे जैसे पेशेंट को बेटर लगने लगता है हम सेशंस में गैप बढ़ा देते हैं, यानी कि हम फिर सेशंस लेते हैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक सेशन। तो ये है थेरेपी जो हम ओसीडी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये 2 कॉमन तरीके हैं जिसे हम ओसीडी का इलाज करते हैं। माइल्ड केसेस में हम जनरली साइकोथेरेपी से शुरू करते हैं। मॉडरेट या सिवियर केसेस में मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा देखा गया है कि जब हम मेडिसिन और थेरेपी को साथ में एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ को ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है और जल्दी आराम आता है। तो दोस्तों, ये थी ओसीडी के कॉजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। ज़रूरी है कि हम ओसीडी के लक्षणों को समझें, अपने आसपास या अपने में अगर हमें ये परेशानियां होती हैं तो इसका प्रॉपर इलाज कराएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।